बूढ़ी सास का इंसाफ। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सब बीमार पिता के लिए पार्टी में खाना मांगने पहुंची माँ की थाली में एक एक का सिक्का उछालकर बेटे बहू ने भरी पार्टी में उनका मजाक बनवाया तो अचानक हुआ कुछ ऐसा कि बेटे बहू कविता जी की आंखों से आज आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और ओम प्रकाश जी के पास बैठी वो उनके सर को सहलाते हुए उनका ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शायद किस्मत भी उन दोनों से रूठी हुई थी। ओम प्रकाश जी की सांसें अब धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और वो बार बार अपने लड़खड़ाती आवाज में बस एक ही बात बोले जा रहे थे, कविता जाने से पहले 2 दाने मेरे मुंह में डाल दो, बहुत भूख लगी है ताकि मैं शांति से इस दुनिया से जा सकूं। कविता जी ने अपने पति की आंखों में आंसू देखे तो उनका कलेजा भी फटकर मुंह का आ गया। उन्होंने एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहू बेटे ने उनकी एक नहीं सुनी। कविता जी ने देखा कि ओम प्रकाश जी की सांसें अब उखाड़ने लगी थी। वो दौड़कर उनके पास आई और उनके सीने को तेज हाथों से सहलाने लगी। ओम प्रकाश जी अपनी फिर से लड़खड़ाती आवाज़ें बोलने की कोशिश कर रहे थे, कविता मेरी बात तुम अपना ख्याल रखना, मेरा और तुम्हारा सफ़र बस अब यहीं तक का था। पति की बातें सुनकर कविता जी उनके सीने से लगकर रोने लगी और बोली, आप ऐसी बातें मत बोलिए, आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं। देखना अभी बेटा बहू पार्टी से लौटकर आते ही होंगे, कुछ नहीं होगा आपको। कविता जी अभी अपनी पूरी बात भी नहीं कर पा रही थी कि एक गहरी सांस के साथ ओम प्रकाश जी उनका हमेशा के लिए साथ छोड़कर जा चुके थे। यह आखिरी बार था जब कविता जी अपने पति के सीने से लगकर अपने दुख को हल्का करने की कोशिश कर रही थी। जब जब कविता जी परेशान हुआ करती थी तो ओम प्रकाश जी उन्हें सीने से लगाकर कहते, आज हमारी कविता इतनी परेशान क्यों है। पति के मुंह से इतना सुनते ही कविता जी के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती थी और वो अपने सारी परेशानियां कब भूल जाती थी उन्हें भी पता नहीं चलता था। यही सोचते सोचते वो अतीत में चली गई। ओम प्रकाश जी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे। शादी के 10 साल बाद उनको एक बेटा हुआ। बेटे को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाया, लेकिन उसे एक अमीर लड़की से प्यार हो गया। माँ बाप के लाख मना करने के बाद भी बेटे ने अपनी पसंद से शादी की तो उसकी बीवी हमेशा अपने ही मायके की बात करती और बात बात पर कविता जी का अपमान कर देती। ओम प्रकाश जी से अपनी पत्नी का अपमान देखा नहीं जाता और वो अक्सर उदास रहने लगे थे। कविता जी उन्हें समझाती भी, लेकिन वो अंदर ही अंदर जैसे टूटते जा रहे थे। इसी कारण उन्होंने जल्दी बिस्तर पकड़ लिया था। एक दिन कविता जी अपनी बहू से बोली, बहू फिर से इतने गहने, जब कमाई अच्छी और अच्छे दिन चल रहे हो तो बुरे दिन के लिए भी संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे दिनों में तो सब साथ देते हैं, सब हमारे साथ होते हैं, पर बुरे समय में कोई हमारा साथ नहीं देता। और अभी तुम्हारे ससुर जी की भी दवाइयाँ चल रही है, उनकी दवाइयों पर भी हजारों का खर्च होते हैं। कविता जी ने अपनी बहू सीमा से कहा तो सीमा टिमटिमा कर बोली, बस आपकी तो आदत है नज़र लगाने की। अरे बेटा बहू फल फूल रहे हैं देखकर आपके कलेजे को तो सांप लौट रहे होंगे। और मेरे पति के पैसे हैं, मैं अपने पति के पैसों से गहने गढ़ूं या हवा में उड़ाऊं, उसे आपको कोई लेना देना नहीं है, समझे आप। और ज़्यादा ज्ञान बांटने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से मालकिन हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। दोबारा अगर टोकी तो इतना कहकर सीमा अपने कमरे में चली गई। बहू का दो टूक जवाब सुनकर कविता जी अपने कमरे में आ गई। तुम क्यों उसे कुछ कहती हो, जानती हो क्यों क्या जवाब मिलेगा, क्यों बार बार अपना अपमान करवाती रहती हो। कविता जी के पति ओम प्रकाश जी ने नम आंखों से कहा,
कविता जी इस बार भी खाली पेट अपने कामों में लग जाती है। एक रोज सुबह सीमा कहती है मम्मी से, आज आप रसोई में मत जाना, खाना आज मैं बनवाऊंगी, घर पे आज मेहमान आ रहे हैं। कविता जी भी सीमा के कहे मुताबिक रसोई में नहीं गई। वैसे रोज वही खाना बनाती थी और उसके बाद अपना और ओम प्रकाश जी का खाना वो अपने कमरे में लाती थी, क्योंकि सीमा को उनके साथ खाना पसंद नहीं था। खैर, दोनों बुजुर्ग दंपति सुबह से खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब शाम के 3 बज चुके थे, लेकिन उनके खाने का कोई अता पता नहीं था। ओम प्रकाश जी बोले, जाओ जाकर खाना ले आओ कविता, मुझे बड़ी भूख लगी है। जी, बहू ने हमें बाहर या रसोई में जाने से मना किया है, शायद वो हमारा खाना हमारे कमरे में ही देने आएगी, पर पता नहीं अभी तक दिया क्यों नहीं। कविता जी ने कहा, तुम भी बड़ी ऐसी बातें करती हो कविता, कभी कभी तो तुम्हें क्या लगता है बहू हमारा खाना हमारे कमरे में दे जाएगी? इतने दिन हो गए तुम्हें बहू के साथ रहते हुए, तुम्हें यह पता नहीं चला जिसने शादी के अगले दिन भी मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दिया, वो आज हमें खाना क्या देगी? ओम प्रकाश जी ने कहा, ठीक है, मैं जरा बाहर जाकर आ रही हूँ, अगर मेहमान चले हो गए होंगे तो मैं ही जाकर खाना ले आती हूँ। कविता जी ने कहा, कविता जी अपने कमरे से बाहर झांकने लगती है, मेहमान चले गए हैं, मैं रसोई में जाकर खाना ले आती हूँ। यह सोचते हुए वह रसोई में जाती और जब वह हर पतीले को खोल खोल कर देखती है तो हर पतीले ही खाली था कि तभी वहाँ से माँ आकर कहती, क्या ढूंढ रही है आप? कविता जी बोली, बहू हमारा खाना कहाँ है? तुम्हारे ससुर जी को बड़ी भूख लगी है, उन्हें दवाइयाँ भी देनी है, ज़्यादा खाना तो सारा खत्म हो गया है। सीमा ने कुटिल मुस्कान के साथ, क्या क्या खाना खत्म हो गया तो बहू अब हम क्या खाएंगे? कविता जी ने बड़ी बेबसी से कहा तो सीमा तिमक कर बोली, तो आपसे किसने कहा था कि अपना खाना मत बनाना? और मैं क्या आप लोगों की नौकर हूँ जो आपके लिए खाना बनाऊँ? और मैंने अभी पूरी रसोई साफ की, इसलिए अब खाना कल सुबह ही बनेगा। कविता जी बोली, बहू तुमने हमें रसोई में आने से मना किया था, मैं खाना कैसे बनाती? कुछ तो हमारे बारे में भी सोचती। तुम्हारे ससुर जी सुबह से भूखे, कब से तुम्हारे खाने का इंतजार कर रहे हैं। सीमा आंखें दिखाकर बोली, मैं क्या सोचूं आपके बारे में? क्या मैंने ठेका ले रखा है आप लोगों का? और एक दिन आप लोग खाना नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। आज पानी से काम चला लीजिए। कहकर सीमा अपने कमरे में चली गई। कविता जी अब क्या ही करती बेचारी। वो जाकर ओम प्रकाश जी से बोली, सुनिए जी, आज खाना बचा ही नहीं, आप इससे पहले कविता जी अपनी बात खत्म कर पाती। ओम प्रकाश जी कहते, कविता आज ज़्यादा मुझे भूख भी नहीं लगी है, कभी कभी हमारे पेट को भी आराम की ज़रूरत होती है। चलो आओ, अब रसोई से जग भर कर ले आओ, कहीं भूख से ज़्यादा लग गई, नींद खुला तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ओम प्रकाश जी की इस बात पर कविता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पुराने बात को याद करने लग जाते हैं। जब रोहित जब 10 साल का था तब उससे जॉन्डिस हो गया था, तो सिर्फ उसे उबला खाना खाने के लिए ही डॉक्टर ने कहा था। तो इस पर ओम प्रकाश जी ने कहा, जब तक रोहित पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए तब तक इस घर में सभी के लिए उबला खाना ही बनेगा। ये आदेश दिया गया था ताकि उनके बेटे को न लगे कि उनके लिए भी बीमारी वाला खाना बन रहा है और वो बीमार है। पर आज वही बेटा पापा को भूखा रख खुद मज़े से दावत उड़ा रहा है। उसके बाद कविता जी रसोई में जग भरने जाती है तो वह रसोई की खिड़की से देखती है कि सीमा दबे पाँव आंगन के दरवाजे को खोलकर सड़क के किनारे खाना कुत्तों के आगे डाल रही थी। कविता जी समझ गई कि यह खाना हमें नहीं देना चाहते थे, इसलिए ख़त्म होने का बहाना बनाया। इस बात से गुस्साई कविता जी रोहित से बात करने की सोच रही थी कि तभी कविता जी ने देखा कि रोहित आकर कहता है, अच्छा हुआ तुमने उन बुढ़ियों को खाना नहीं दिया
आप देखना वो खुद परेशान होकर हमसे दूर चले जाएंगे, या तो फिर इस घर से दूर। ज़्यादा बेटे पे विश्वास रखने वाली उसे बेटे की ऐसी बातें सुनकर कविता जी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आंसू को पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। अब तो क्या ही चला जा रहा। उस घर में आए दिन ही कविता जी और ओम प्रकाश जी को भूखा सोना पड़ता, पर जाते कहाँ बेचारे। इस उम्र में ओम प्रकाश जी यह सब देखकर धीरे धीरे और ज़्यादा बीमार रहने लगे। कई दिनों तक तो बिस्तर पे ही पड़े रहते थे, पर रोहित को 1000 बार कहने पर भी वो इस पर ध्यान नहीं देता। कविता जी और ओम प्रकाश जी अब एक बिना भावना वाले इंसान रह गए थे। मम्मी जी, आज शाम हमें दोनों को बाहर जाना है, तो हम खाना खाकर ही आएंगे। हमारे पीछे से खबरदार जो रसोई में जाकर कुछ बनाने का सोचा भी तो। इतना बोलकर सीमा और रोहित दोनों चले जाते हैं, तो कविता जी तुरंत ओम प्रकाश जी के पास जाकर कहती है, जल्दी बताइए रात के खाने में क्या बनाऊं आपके लिए। ओम प्रकाश जी बड़े मन से होकर बोले, कविता बहुत दिनों से कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है, वही बना दो। ओम प्रकाश जी ने कहा, ठीक है, मैं बनाकर आती हूँ। कविता जी ने कहा और जल्दी से रसोई में गई और कुछ देर में कढ़ी चावल बनाकर ले आई, जिसे दोनों बड़े चाव से खाते हैं। आज बरसों बाद उन दोनों को कुछ अपने मन का खाने को मिला था। रात को जब सीमा और रोहित घर लौटते हैं तो सीमा दौड़कर सबसे पहले रसोई में ही जाकर छानबीन करने लगती है कि कहीं उन्होंने कुछ खाया तो नहीं बनाया। वैसे तो कविता जी ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, पर फ्रिज में से दही गायब थी। यह बात सीमा जी को पता लग गई और वो सीधा कविता जी और ओम प्रकाश जी के कमरे में चली गई, क्योंकि वो पहले से ही दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। तो सीमा ने कविता जी की कमर पे एक जोरदार बेल्ट मारा, जिसे चिप के साथ कविता जी हड़बड़ा कर उठी। तो सीमा ने कहा, क्यों बुढ़िया, फ्रिज में से दही कहाँ गई? और झूठ बोलने की सोचना भी मत, वरना अगले हफ्ते तक तुम्हारे पति को भूखा रख दूंगी। वो बहू, तुम्हारे पापा जी को आज कढ़ी चावल खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने वही बनवाया। कविता जी ने नम आंखों से कहा। कढ़ी चावल का नाम सुनते ही सीमा रोहित को आवाज़ दी और बोली, देखो इनकी हरकत। एक तरफ इनको डॉक्टर ने चटर पटर खाने से मना किया है, यह भी नहीं सोचते कि बेटे के कितने पैसे इन पे बेवजह के खर्च हो रहे हैं। अब तुम ही बताओ, मैं इन दोनों का क्या करूं? देखो सीमा, मुझे कुछ मत पूछ। अगर इन्होंने गलती की है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए। एक काम करो, इनका कुछ दिनों तक खाना बंद करो, फिर ये हमारे बात को नज़रअंदाज करने से पहले 10 बार सोचेंगे। सीमा ने अपने माता पिता की तरफ आंखें उठाकर कहा। तो ओम प्रकाश जी बोले, बेटा, तो हमारे बुढ़ापे में हमने इतनी लाचारी क्यों दिखाओगे? ये हमसे कभी सपना में भी नहीं सोचा था। कितने अरमान थे कि हम अपने इकलौते बेटे के साथ अपना बुढ़ापा खुशी से गुजारेंगे। इसी खुशी में मैंने यह घर भी तुम्हारे नाम कर दिया, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम्हारा इरादा कुछ और ही था, जो हमारे साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, अपना किया सामने एक दिन ज़रूर आता है। लगभग 2 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बेचारी कविता जी और ओम प्रकाश जी पानी पर ही अपना गुजारा कर रहे थे और सोच रहे थे, शायद भगवान हमें अब अपने पास बुला ले। फिर एक दिन सीमा कविता जी से बोली, मम्मी जी, आप लोगों की गलती को मैं माफ़ कर दूंगी, पर उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आज हमारे घर में पार्टी है, तो आप दोनों को भरपेट खाना दूंगी, पर उसके लिए आपको पापा जी को इस घर की अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। कविता जी बोली, बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कैसे काम करेंगे? उनके हिस्से का काम भी मैं कर दूंगी। कविता जी अकेली होती तो यह भूख बर्दाश्त कर लेती, पर उन्हें अच्छे से पता था कि ओम प्रकाश जी से भूख बर्दाश्त नहीं होती है, और इसलिए उन्होंने सीमा की शर्त स्वीकार कर ली। 2 दिन से भूखी कविता जी कमजोरी भी महसूस कर रही थी, पर खाने के ताने में
सोचकर वो पूरे घर की सफाई कर लेती है। इस पर सीमा उन्हें खाने देती है और कहती है पार्टी खत्म होने पर दावत का खाना भी दूंगी, बाहर पार्टी चल रही है। अंदर दोनों बैठे बस पार्टी के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे जिया नहीं जाता। कविता बड़ा उपकार, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कविता से कहती आप ऐसी बातें मत करिए, वरना मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। इतने में बहू उनके कमरे में दमदमाती हुई आई और बोली पार्टी खत्म होने तक कमरे में रहिए, कमरे से बाहर नहीं जाना है। आप जब जीवन से इतने व्यर्थ हो गए हैं तो मर जाइए ना। कविता जी बोली बहू ये तुम कैसी बातें कर रही हो, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। सीमा बोली इसमें क्या गलत है, वैसे भी तो या किसी काम के नहीं रहे, इससे अच्छा तुम मर ही जाए। इतना कहकर वो वापस चली गई। कविता जी ने जब पलट कर ओम प्रकाश जी की तरफ देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। बहू के इतना खाने पर भी ओम प्रकाश जी ने एक शब्द नहीं कहा। तब कविता जी ने ओम प्रकाश जी को जाकर गौर से देखा तो ओम प्रकाश जी सचमुच मर चुके थे। कविता जी दौड़कर रोती हुई रोहित के पास जाकर कहती बेटा तेरे पापा चल बसे। रोहित चौंक जाता है और अपने माँ से कहता माँ देख नहीं रहा, मेरा प्रमोशन की पार्टी चल रही है, अभी जाइए आप यहाँ से। कविता जी रोहित का हाथ खींचते हुए कमरे में ले गई तो उनके अंदर जाते सीमा रोहित सभी मेहमानों से कहती है कुछ नहीं, इनकी दिमागी हालत थोड़ी खराब है, अभी भी कुछ भी कहती है। आप लोग बस पार्टी एंजॉय कीजिए, ये अभी आ जाएंगे। हमेशा कविता जी का साथ देने वाला सच में उनको छोड़कर चला गया था। रोहित ने ओम प्रकाश जी को आवाज़ लगाने लगी पापा, पर ओम प्रकाश जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कविता जी बोली बेटा जरा छूकर तो देखना तेरे पापा ठीक है तो, या कैसी बातें कर रही हो माँ। इन्हें देखकर ही पता चल गया कि ये अब नहीं रहे, अभी छूऊंगा तो नहाना पड़ेगा मुझे। आप एक काम करो यहीं बैठी रहो, एक बार यह पार्टी खत्म हो जाए फिर इनके क्रियाक्रम की व्यवस्था करता हूँ। रोहित ने कहा यह कैसी बातें कर रहा है तो, बेटा तेरे पापा गुजर गए हैं और तुझे अभी भी पार्टी की पड़ी है, वैसे भी तेरी पढ़ाई खत्म होते होते रात को जाएगी। माँ हमारी खुशियों को बचती ही नहीं, आपसे अब इतनी अच्छी पार्टी चल रही है पर क्या आपके सीने पे तो जैसे सांप लौट रहे होंगे। रोहित ने गुस्से में कविता जी से कहा मतलब तू ये कहना चाहता है कि तेरे पापा ने तुम लोगों की पार्टी खराब करने के लिए खुद को मार डाला। कविता जी ने रोती हुई कहा देखो माँ, अभी मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ, कहा ना पार्टी खत्म हो जाए फिर यह भी शमशान पहुँच जाएंगे। यह कहा कर रोहित उसे कमरे से निकलते हुए कुंडी बाहर से लगा कर चला जाता है। कविता जी चुपचाप इस कमरे में बैठकर ओम प्रकाश जी से बातें करने लगती है। पार्टी खत्म होते होते काफ़ी रात हो गई और बेटा बहू पार्टी खत्म होने के बाद तुरंत शहर के लिए निकल गए। सुबह के 8 बजे थे लेकिन अभी तक बेटे बहू कमरे में नहीं आए। यही सोच रही थी कविता जी, लेकिन बहुत देर के बाद उन्होंने पड़ोस की अपनी एक सहेली को फ़ोन किया तो वो अपने बेटों के साथ घर पहुंची। उन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो कविता जी ने देखा कि घर पे बेटे बहू है ही नहीं। उन लोगों ने ही सारे क्रियाक्रम की तैयारी की और ओम प्रकाश जी को उठाकर ले जाने लगे। कविता जी चुपचाप ये नज़ारा देख रही थी। कविता जी बस सोच रही थी कि आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया होगा, हमारा अंत ऐसे हो रहा है। बेटा रहते हुए भी पिता को मुखाकिन कुछ अनजान लोग दे रहे हैं। एक लावारिस लाश की तरह कविता जी अपने जीवन से पृष्ठ प्रातिक शरीर के साथ एक घर से निकल गए। सब क्रियाक्रम खत्म हो जाने के बाद दोनों वापस लौटे तो रोहित और सीमा यह देखकर बहुत ही खुश हुए। एक के साथ दूसरी भी निकल गई। चलो पता चली इधर कविता जी कुछ दिनों से दर भटकती रही। फिर एक बच्ची को उन्होंने सड़क दुर्घटना से बचाया। कविता जी जो बच्ची को बचाया था वो काफ़ी अमीर परिवार से थी, जिसने उन्हें वहाँ आया कि नौकरी मिल गई। नौकरी करते हुए उसे
घर के मालकिन को उन्होंने अपनी कहानी बताई। वो बड़ी ही भली औरत थी। उन्होंने कविता जी को अपना खाना बनाने की कला को ऑनलाइन करना सिखाया और धीरे धीरे कविता जी और उनकी मालकिन की मेहनत रंग लाने लगी। देखते ही देखते रोहित के दरिद्रता के दिन शुरू हो गए थे। नौकरी तो चली गई, साथ में घर में रहने खाने पीने के भी लाले पड़ गए। कर्ज इतना हो गया था कि कर्जदार आए दिन उन्हें घर से निकाल जाने की धमकी देते। इससे परेशान होकर रोहित ने अपने आप को बेचने की सोच ली थी। तभी एक दिन उसने दरवाजे पे एक गाड़ी आकर रुकी। रोहित बोला, चलो बाहर। सीमा वो आ गई है। कितनी मुश्किल से हमारे दाम पे कोई खरीदार मिला है। इसे हमें हाथ से आसानी नहीं देना है, क्योंकि अब यही हमारे कर्ज से हमें छुटकारा दिलवाएगी। मैंने तो सब सोच लिया है। बैंक का लोन चुकाने के बाद जो पैसे बचेंगे उसे नया बिजनेस शुरू करूँगा। सब सेट है, बस ये घर एक बार बिक जाए। सीमा बोली, अच्छा हुआ जो ये घर था हमारे पास, जिसे बेचकर अभी कर्ज तो चुका कर रहे हैं, वरना जो ये घर हम मम्मी जी पापा जी से नहीं लेते तो आज हमारा क्या होता। जैसे ही दोनों बाहर आए, गाड़ी से उतरती उस महिला को देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों को तो सपना में भी नहीं सोचा था कि कविता जी कभी इस मुकाम तक पहुंच सकती है। दोनों अभी भी आंखें फाड़ फाड़ के उन्हें देखे जा रही थी कि तभी उसे घर को बिक्री वाले पांडा जी कहता है, यह कविता शर्मा, जिनको आपका यह घर बहुत पसंद आया। कविता जी बोली, पांडे जी मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है, मुझे कोई घर नहीं खरीदना। तो रोहित माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ माफ़ कर दो हमें, पर इस घर को खरीदने से मना मत करो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। पर सीमा और आपके पोता पोती भी सड़क पे आ जाएंगे। कविता जी रोहित को अपने पाँव से दूर छिड़कते हुए बोली, आखिर तुम लोगों ने जो बोया वही तो काट रहे हो। इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। एक दिन मैं भी अपने पति के लिए ऐसे ही तुम्हारे हाथ पाँव चल रही थी, लेकिन तुम मेरे पति की लाश को घर में छोड़कर बाहर घूमने के लिए चले गए थे। यहाँ तक कि तुम्हें अपनी माँ पे तरस नहीं आया था, तो फिर मैं क्यों तुम लोगों पर तरस खाऊं। नहीं मैं किसी की माँ हूँ, नहीं मैं अब तुम लोगों को जानती हूँ। इतना कहकर कविता जी अपने कार में बैठी और वापस चली गई। कुछ ही दिनों में कर्जदारों ने उसे घर पे कब्जा कर लिया और दोनों को मार कर घर से निकाल दिया। लेकिन जिनका कर्ज नहीं चुका पाया उन लोगों ने रोहित पे केस किया, जिसके कारण उसे जेल की हवा खानी पड़ी। उधर कविता जी की बहू सीमा रोटी गिराते हुए कविता जी के पास पहुंची, लेकिन कविता जी ने उसे माफ़ नहीं किया। पर अपने पोता पोती पर तरस खाकर कविता जी बोली, अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो मेरे घर में आया का काम तुम्हें मैं दे सकती हूँ। मजबूरी में सीमा को कविता जी के घर आया का काम करना पड़ा। जो सीमा जी कविता को कभी एक गिलास पानी भी नहीं देती थी, आज वो एक आया बनकर उनके घर में उनके साथ काम कर रही थी। कविता जी ने अपने पोता पोती की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया, लेकिन बेटे बहू को अभी माफ़ नहीं किया। कुछ दिनों बाद रोहित जेल से लौटकर आया। माँ उनके घर में शरण मांगने की मदद मांगी, लेकिन कविता जी ने बेटे को घर में रखने से मना कर दिया। समय ने कैसी पलटी, कभी दाने दाने को दर्शाती थी सीमा कविता जी को, और आज इस कविता जी के टुकड़ों पे वो पल रही थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।